वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। डियर स्टूडेंट ऑफ बीटेक थर्ड सेम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका टाइटल है डिमांड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिमांड क्या होता है। लेक्चर 6 है ये। आज हम जो पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड के अंदर जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो तो यूनिट्स जो है आपका सेकंड का टाइटल है वो है डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। लेकिन हम शुरुआत करेंगे लेक्चर की किससे बोलो, डिमांड से। तो डिमांड एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको डिमांड्स के टाइप बता देता हूँ कि डिमांड के कितने टाइप होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मुझे बताइएगा कि जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, चाहे आप शॉप पर ऑर्डर करें चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, आप सबसे पहले ये बताओ कि वो जो कमोडिटी है जिसको आप कंज्यूम करना चाहते हो उसकी डिज़ायर आपको होगी या फिर नहीं होगी? होगी, होनी चाहिए। दूसरा, आप तभी डिज़ायर तो सबकी होती है लेकिन आप उसको डिमांड में तभी लाओगे जब आप एबिलिटी टू पे होंगे। एबिलिटी टू पे मतलब पैसे तो हैं आपके पास, एबिलिटी टू पे, पैसे ज़रूरी हैं होना। यदि पैसे नहीं है तो हम कैसे पे कर पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट विलिंग टू पे। देखो कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन वो पैसों को खर्च करना नहीं चाहते, तो आप उसको खर्च भी करना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपको डिज़ायर भी थी, आपकी एबिलिटी टू पे थी, लेकिन आप विलिंग टू पे नहीं कर पा रहे, आपकी इच्छा नहीं है कि मैं पे करूं और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो अब बताओ यहाँ विलिंग टू पे नहीं है बोलो। फिर हम बात करेंगे कि जो डिमांड होती है वहाँ पे किसी प्रोडक्ट का एक फिक्स प्राइस होता है, एक टाइम रहता है, उसके अंदर हमें उस डिमांड को पूरा करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को यदि हम मिला दें तो हम डिमांड बोलेंगे नहीं बोलेंगे। यदि कोई चीज़ फैक्टर मिसिंग है, मान लीजिए एबिलिटी टू पे मिसिंग है या विलिंग टू पे मिसिंग है या फिर प्राइस मिसिंग है, टाइम मिसिंग है, तो हम ये बोलेंगे कि वो डिमांड नहीं है। तो यदि कोई आपसे बोले तो यहाँ पे मैं बार बार वर्ड बोलूँगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, विलिंग भी हो, एबिलिटी भी हो पे करने के लिए, तो वो डिमांड कहलाएगी नहीं कहलाएगी बोलो। तो डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखो वो सारी चीज़ें आ गई हैं कि डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी की बात आ गई है, सर्विस की भी बात आ गई है, विलिंगनेस की बात आ गई है, एबिलिटी टू पे की बात आ गई है, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है ना, गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस भी आ गए हैं ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम भी आ गया है। आप इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो? बताओ बताओ बच्चों, एग्री करते हो ना? तो ये डिमांड हुआ। अब हम बात करेंगे डिमांड के साथ स्केड्यूल वर्ड आ रहा है, इसका मीन्स क्या होता है। जब हम बात करते हैं डिमांड स्केड्यूल की तो वहाँ पे हम बात करते हैं टेबुलर स्टेटमेंट की। एक टेबुलर स्टेटमेंट जो हमें बताएगा डिमांड के बारे में। एक छोटा सा मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। एक इंडिविजुअल डिमांड का आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होता है और एक आपका मार्केट डिमांड स्केड्यूल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस टेबल को देख के बताओ, ये तो है टेबल जो है आपको इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बता रहा है। इस टेबल को देखिए आप, और नेक्स्ट टेबल जो मैं आपको शो करूँगा उस टेबल को आप देखिएगा। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ प्राइस है, जब प्राइस 1 रुपीज़ था आइसक्रीम का तो हम 4 यूनिट परचेज़ करते थे। जब प्राइस 2 रुपीज़ हुआ तो हमने यूनिट्स परचेज़ करके कम कर दी, 3 यूनिट्स हम परचेज़ करने लगे। और जब प्राइस 3 रुपीज़ हुआ तो हमने यूनिट्स और भी कम करके 2 यूनिट्स परचेज़ करने लग गए। और जब प्राइस 4 हुआ तो हमने यूनिट्स जो है 1 ही परचेज़ की। तो ये इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं। एक इंडिविजुअल जो है प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड को रेड्यूस करता है, इसके बारे में बताता है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए ये कोई मार्केट है, वहाँ पे ए पर्सन है, उसके बारे में हमें बताया। हम अब देखते हैं वहाँ पे हम पूरे मार्केट की हम बात करते हैं। मार्केट में आप मुझे बताओ कि पर्सन जो होंगे एक से ज़्यादा होंगे नहीं होंगे। जैसे वहाँ पे ओनली ए पर्सन था, एक पर्सन था, वहाँ पे ए पर्सन था, तो यहाँ पे मोर देन 1 होंगे नहीं होंगे? बताओ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यस और नो हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर जब हम बात करते हैं एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, मोर देन 1 पर्सन होंगे। यहाँ पे हम देखें प्राइस जब 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये है तो एक्स जो है 1 यूनिट्स मांग रहा है, वाई जो है 3 यूनिट्स मांग रहा है, जेड 4 यूनिट मांग रहा है। तो इनकी टोटल करें हम 1 + 3 4 + 4 8 यूनिट्स मार्केट डिमांड आएगी। बात समझ आई बोलो? तो आपको ये समझ में आता है कि सर हमें जब इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बोलेगा तो हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे, और जब हमें किसकी बात बोलेगा मार्केट डिमांड की तो हम सबकी बात करेंगे। यस और नो? यस बोलो हाँ।
तो हमने यही समझा यहाँ पे। अब हम इसको समझा देते हैं कि जो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर और जो आपका मार्केट डिमांड के अंदर जो स्केड्यूल है वो है क्या। तो पहले सबसे पहले स्केड्यूल होता क्या, एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हमें प्राइस ऑफ कमोडिटी मिलेंगे और उसके डिमांड मिलेंगे। डिफरेंट प्राइस पर डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बारे में बताया होगा। आप एग्री करते हैं स्केड्यूल के बारे में, बोलो यही तो होगा ना स्केड्यूल। जैसे मैंने आपके सामने भी टेबुलर प्रेजेंटेशंस दिया था इंडिविजुअल डिमांड का और मार्केट डिमांड का, तो उसका जो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे। और सेकंड वाला था जिसमें मोर देन 1% थे, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, कि एक कंज्यूमर यदि विलिंग टू बाय है तो एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेज एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आइसक्रीम के प्राइस 1 थे, क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी। आइसक्रीम के प्राइजेस 2 हुए, क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गई। आइसक्रीम के प्राइजेस 3 हो गए बढ़ के, तो क्वांटिटी डिमांडेड और रेड्यूस होकर 2 हो गई। और आइसक्रीम के प्राइजेस 4 हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशन है वो बताओ सेम रिलेशन है या फिर रिवर्स है। बोलो रिवर्स है ना। कैसे बोलो, जब हम बात करते हैं कि प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड क्या हो रही है, बोलो कम होती जा रही है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिवर्स, वाइस वर्सा हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, मार्केट के अंदर हम आते हैं। मार्केट के अंदर हम देखें तो प्राइस हमें दे रखे हैं, एक गिवन प्राइस दे रखे हैं, अलग अलग कस्टमर की डिमांड अलग अलग हो सकती है, ये हमें दे रखी है। लेकिन हम जब इसका सम कर देते हैं, जैसे हम देखें जब प्राइस 4 था तो ए जो पर्सन लास्ट हमने इंडिविजुअल के अंदर पढ़ा था, अब एक्स पर्सन, वाई पर्सन, जेड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो 1, 3 और 4 मतलब टोटल 8 यूनिट वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये मार्केट डिमांड हुई नहीं हुई, बोलो। ऐसे हम प्राइस 3 पर हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी एक्स जो है 3, वाई 4, जेड 5, तो 3 + 4 7 + 5 12। ऐसे हम 2 प्राइस पर देखें तो 4 + 5 + 6 15। हम 1 पे देखें तो 5 + 9 + 9 23। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन जहां हम कमोडिटी डिमांडेड सारे कंज्यूमर की एक साथ दिखा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बोलो। डिमांड स्केड्यूल को पूरा करने के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड की हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडिविजुअल स्केड्यूल पढ़ा और मार्केट डिमांड स्केड्यूल पढ़ा, तो वहाँ पे वो जो हम बात कर रहे थे किसी इंडिविजुअल की पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर कमोडिटी जो मांग रहे हैं उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलो। इंडिविजुअल डिमांड कैन बी defined as a quantity demanded by an individual for a particular product at a particular price within a specified period of time। जैसे हम एग्जांपल दें तो जो हमने पहले देखा था लास्ट टेबल के अंदर, वो पर्सन जो था जो यूनिट्स डिमांड कर रहा था, इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे, तो इंडिविजुअल डिमांड हुई वो। और नेक्स्ट जो टेबल पर हमने देखा था मार्केट की हमने बात देखी थी, वहाँ पे मोर देन 1 कस्टमर की डिमांड को हमने टोटल किया था, तो मार्केट डिमांड होगी। जैसे हम देखें देयर आर 4 कंज्यूमर ऑफ ए ऑयल हैविंग ए सर्टेन प्राइस, these 4 consume 30, 40, 50, 60 लीटर ऑफ ऑयल रेस्पेक्टिवली इन ए मंथ। तो यदि हम मार्केट डिमांड की हम बात करेंगे इन कंज्यूमर की, तो 30 + 40 70 + 50 आपका 120 + 60 180, तो 180 लीटर्स क्या होगी आपकी, बोलो मार्केट डिमांड होगी। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिमांड और इंडस्ट्री डिमांड। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यदि हम इंडस्ट्री की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन गिवन प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करेंगे। तो टोयोटो कार्स की यदि हम बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन है टोयोटो, उसकी कार्स की जो डिमांड है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कहलाएगी। लेकिन हम पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें, हम टोयोटो, मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई, इन सब की हम बात करें, तो इनका टोटल क्या कहलाएगा, बोलो आपका इंडस्ट्री डिमांड कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या है ऑर्गेनाइजेशन डिमांड और क्या है इंडस्ट्री डिमांड। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है आपका, बोलो ऑटोनोमस और डेराइव डिमांड। ऑटोनोमस होता है आपका स्वचालित, और आपका डेराइव्ड का मतलब है दूसरे से रिलेटेड। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, डेराइव्ड का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डी से डेराइव्ड, डी से डीजल, याद रखो। अब डीजल की जो डिमांड है, पेट्रोल की जो डिमांड है, लुब्रिकेंट की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करती है नहीं करती, बोलो, तो उनकी डेराइव डिमांड हुई, यस और नो। ऑटोनोमस की हम बात करें
यदि हम फूड की बात करें, हम शेल्टर की बात करें, इनकी डिमांड जो है ऑटोनोमस है कि नहीं है बताओ, क्योंकि ये बायोलॉजिकल, फिजिकल, अदर जो पर्सनल नीड है कंज्यूमर उसके कारण अराइज होती हैं। तो आपको समझ आया होगा, ऑटोनोमस डिमांड जो रहती है, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट रहती है जो किसी दूसरे से एसोसिएटेड नहीं होती, ठीक है ना, इसको हम डायरेक्ट डिमांड या ऑटोनोमस डिमांड भी बोलते हैं। जबकि आपकी जो डेराइव डिमांड रहती है वो क्या रहती है, अदर प्रोडक्ट्स के कारण उसकी डिमांड की जाती है। जैसे मैंने आपको डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह, इनकी मैं बात करूँ। फिर आता है अपना डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल। जब पेरिशेबल की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नाशवान की, और जब हम ड्यूरेबल की बात करते हैं हम टिकाऊ चीज़ों की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे अपनी नीड होती है, जैसे हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी नीड है, वाटर की नीड है, ठीक है ना, मिल्क की नीड है, वेजिटेबल्स की नीड है, तो ये हमें क्या, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, बार बार चाहिए होती हैं, फ्रिक्वेंटली हमें चाहिए होती हैं। ड्यूरेबल की हम बात करें, फर्नीचर है हमारे पास, तो ये हमें बार बार थोड़ी चाहिए, एक इंटरवल के बाद चाहिए, इतने टाइम के बाद चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो डिमांड पेरिशेबल गुड्स की रहती है उसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो भी अपनी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनकी डिमांड को हम इंक्लूड करते हैं। और जब हम बात करते हैं ड्यूरेबल्स की, तो उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिनकी नीड्स हमें एक लंबे टाइम के बाद होती है। और पेरिशेबल गुड्स वो रहती है जिनका लाइफ बहुत कम रहता है, जैसे हम देखें उसके ऊपर डेट लिखा रहता है कि बेस्ट बिफोर, ठीक है ना, तो उसका टाइम शॉर्ट रहेगा। जैसे आप मान लीजिए आप आधा किलो दूध की थैली लेके आते हो, तो उसमें लिखा रहता है ना बेस्ट बिफोर नेक्स्ट 2 डेज, है ना, इस तरीके से, तो पेरिशेबल कहलाता है। ड्यूरेबल का मतलब है आप लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे अपना शॉर्ट डिमांड और लॉन्ग डिमांड। जब हम बात करते थे प्रोडक्ट्स को, जब हम शॉर्टर ड्यूरेशन की हम बात करते थे, तो बोलो वो शॉर्ट टर्म डिमांड होगी नहीं होगी, बताओ, होगी शॉर्ट टर्म डिमांड, तो इसको हम शॉर्ट टर्म डिमांड बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरी डिमांड क्या होगी, लॉन्ग टर्म डिमांड।